नमस्कार दोस्तों। आज हम वापस लेके आए हैं अपना केमिस्ट्री ऑफ फायर का पार्ट 5 जो अपना लास्ट पार्ट होगा। आज इसके बारे में अपन पूरा जो बचा हुआ पार्ट है उसको पूरा करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन देखें लेटेंट हीट, अव्यक्त ऊष्मा, जिसको गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे अव्यक्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, लेटेंट हीट कहा जाता है। देखो जैसे कोई बर्फ है, ये कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्तन है, उसमें इसको अपन क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, किसी ताप दे रहे हैं। तो देखो जैसे इसको ऊष्मा देना स्टार्ट करेंगे क्या होगी, बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी। पिघलना स्टार्ट होगी। अब देखो लेकिन बर्फ जब पिघलना स्टार्ट होती है तब इसका ताप ठंडा रहेगा, और जब तक ये पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी तब तक क्या होगा, इसका ताप ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगी। तो देखो ये पिघलने से लेके जब तक ये पिघलेगी पूरी तब तक जो ताप दिया गया वो ताप एक तरीके से लेटेंट हीट कहलाएगा, अव्यक्त ताप कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो देखो ये कोई बर्तन है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसमें ताप दिया जा रहा है। तो देखो अपन को पता है 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या करता है, पानी बॉईल होता है। तो देखो जैसे ही इस बर्तन का ताप या इस पानी का ताप 212 डिग्री होगा, पानी भाप बनना स्टार्ट होगा। लेकिन ये अपन को पता है कि जैसे पानी भाप बनना स्टार्ट होगा तो एक साथ पूरा पानी भाप नहीं बनेगा, मतलब पहले भाप बनना स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन एक साथ नहीं होगा। तो लेकिन देखो अब निरंतर जब ताप रखेंगे तो पानी का ताप कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसके बाद भी इसको ताप जारी रहेगा और पानी भाप बनता रहेगा। तो ये देखो एक बार जो 100 डिग्री पहुंचा उससे लेके जब तक ये पूरा पानी भाप बनेगा तब तक जो ताप दिया जा रहा है वो क्या होता है, लेटेंट हीट, अव्यक्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो इसमें क्या होता है, पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था परिवर्तन करते, तो ये लेटेंट हीट हो गया। तो ताप को स्थिर रखते हुए ठोस से द्रव में बदलते, मतलब पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो ताप को स्थिर रखते हुए ठोस को क्या करे, उसी तापमान पर ठोस को क्या कर देगी, द्रव में बदल देगी, मतलब उसके गुलनांक बिंदु पे बदल देगी। सेम चीज है, अभी बर्फ को बदला तो बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाया। उसको दी गई जो ऊष्मा थी वो गुप्त। देखो जैसे 80 कैलोरी 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, क्या होता है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है। देखो 80 कैलोरी 1 ग्राम बर्फ का, ये याद रखना कि 80 कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, लेटेंट हीट हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखो इसमें सेम है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर द्रव से गैस में बदल दे। किस में बदलेगी, द्रव से गैस में, या वाष्प में बोल सकते हो। द्रव से किस में बदल दे, वाष्प में बदल दे। देखो वाष्प को वेपर कहा जाता है, और वाष्प में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको
वाष्पीकरण कहा जाता है, और इंग्लिश में जिसको क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन। सीधी सी बात है, देखो लेटेंट हीट किसको कहते हैं, सारे का एक नाम हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ठोस से द्रव में बदला, और वेपोराइजेशन से द्रव से वेपर में बदला, मतलब वाष्प में बदला। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नाम से जाहिर है। अब देखो 540 कैलोरी, कितना, 540 कैलोरी 1 ग्राम पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। याद रखने वाली बात है, 540 कैलोरी 1 ग्राम पानी का लेटेंट हीट होता है, और 80 कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो ये अपनी होगी, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो इनके नाम से जाहिर होता है, विशिष्ट उष्मा मतलब विशेष उष्मा। इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे 1 ग्राम कोई पदार्थ है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा व 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा का अनुपात विशिष्ट उष्मा कहलाता है। मतलब क्या करना है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 ग्राम पानी का तापमान, दोनों में फर्क देखो। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा व 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा का अनुपात, मतलब दोनों में जो फर्क है उसमें, मतलब ठोस पदार्थ को गए हो, इसमें देखो किसी पदार्थ का और किसी पानी का, यह लिख सकते हो कि 1 ग्राम ठोस पदार्थ का, 1 ग्राम ठोस पदार्थ का, क्योंकि पानी भी देखो एक तरीके से पदार्थ ही होता है। तो इसमें क्या होता है, दोबारा बताइएगा, 1 ग्राम ठोस पदार्थ है, उसका तापमान आपको क्या करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है, और 1 ग्राम द्रव्य का मतलब पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना, और दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट उष्मा कहलाएगा। बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम पढ़ेंगे अपन। बॉयल के नियम में क्या है कि स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली, स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो इसमें क्या होता है मैं बताऊं आपको, जैसे द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये है दाब और ये है आयतन, T क्या होता है, स्थिर ताप। कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर आयतन बढ़ेगा तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो आयतन भी कम होगा, मतलब दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे। बस यही इस नियम का मतलब है, यही अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। कि देखो वापस मैं बता दूं कि देखो डेंसिटी, आयतन किसको कहते हैं, आयतन किसको कहते हैं, वॉल्यूम को कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है देखो कि अगर दाब बढ़ाओगे, देखो P क्या होता है, प्रेशर, और V यानी वॉल्यूम, ये हो गया दाब और ये हो गया इसका आयतन। तो इसमें मेन समझने वाली बात ये कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ का दाब, गैस का दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयतन कम होगा, और आयतन बढ़ाओगे तो दाब कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, देखो जैसे ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है, इसमें 10 लीटर या 10 किलो गैस भरी हुई है, जिसका निश्चित द्रव्यमान है। अब इसी सिलेंडर को
ये कोई बड़ा सिलेंडर, इसकी तो मतलब 10 लीटर का ही था, 10 किलो का था। अब इसको 15 किलो वाले में डाल देते हैं इसी गैस को। तो देखो इसका क्या हुआ, दाब खुली जगह में है, खुली जगह में आते दाब कम हो गया और आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे यहाँ से वापस में गिरेंगे तो देखो आयतन तो हो गया कम और दाब इसमें बढ़ गया। यही होता है बॉयल का नियम। इसमें कहते हैं कि दाब मतलब आयतन है वो दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन निश्चित ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु का ये बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना बॉयल का नियम। इसके बाद में देखो आता है घनत्व क्या होता है, डेंसिटी जिसको बोला जाता है, घनत्व डेंसिटी। देखो वैसे देखें तो घनत्व है किसी पदार्थ के घनेपन का माप होता है, मतलब वो पदार्थ है वो कितना भारी है उसका माप होता है, क्या होता है, घनत्व कहलाता है। अब देखो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहा जाएगा, घनत्व कहते हैं। देखो जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, वॉल्यूम हो गया P, द्रव्यमान हो गया M और घनत्व हो गया डेंसिटी जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, द्रव्यमान का अगर आप मात्रक देखो तो होता है kg और आयतन का देखोगे तो मीटर क्यूब या घन मीटर इसका यह आयतन होता है। अब जैसे अगर पानी की बात करते हो तो 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पानी का क्या होता है, घनत्व होता है। पानी का घनत्व कितना होता है, 997 किलो घन मीटर या मीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है। ये बस याद रखने वाली चीज़ इसमें ये है। दूसरा ये रखना, घनत्व कहते हैं किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहा जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व में देखो द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, द्रव्यमान की मान केजी में होता है और आयतन का मीटर क्यूब या घन मीटर होता है। और एक होता है अपना प्लेस पॉइंट, दो होते हैं। इसको कहते हैं ज्वलन बिंदु या मतलब आग बिंदु कहते हैं। इसको फ्लैश बिंदु में शुरुआती पॉइंट होता है और ये होता है फायर पॉइंट होता है। अब देखो फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट में क्या फर्क होता है, इसको बोलते हैं अग्नि बिंदु और ये होता है ज्वलनांग बिंदु और ये होता है ज्वलन बिंदु। मतलब इसमें क्या होती है, आग का शुरुआती बिंदु होता है जहाँ पे आग लगती है और ये होता है क्या करता है, ये आग को लगी हुई आग को लगातार दहन करता है। देखो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में फ़र्क क्या होता है मैं बताऊँ आपको। जैसे मान लो ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ये इसका ए सिरा है, ये इसका बी सिरा है, ठीक है। अपन ने क्या किया, ए सिरे पे उसको ताप दिया। देखो आग जलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, O2 प्लस ईंधन प्लस हीट चाहिए होती है। तो देखो ईंधन तो ये है, लकड़ी का टुकड़ा है वो, O2 इसको वायुमंडल से मिल जाएगी और ताप अपन ने यहाँ पे इसको दिया। तो देखो जैसे ही अपन ने इसको ताप दिया तो ये जो भाग है जितनी मात्रा में ताप दे रहे हैं इसमें क्या होता है, देखो ज्वलनशील वाष्प निकलती है। ज्वलनशील वाष्प निकलती है, एक तरीके से कहे तो इसकी नमी जो होती है वो उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। और एक इस तरह ऐसा आता है तापमान का कि ये ज्वलनशील वाष्प है, ये इसी आग को पाकर क्या कर देती है, यहाँ पे आग पैदा हो जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है वो इसका फ्लैश पॉइंट होता है। अब देखो फ्लैश पॉइंट होने के बाद में ये लकड़ी अपन ने देखा यहाँ आग लगाते हैं, आग यहाँ तक जलती रहती है, अपन को बार बार नहीं लगानी पड़ती। तो ये क्यों होता है, देखो ये फायर पॉइंट की वजह से होता क्या है, जैसे इस एरिया में इतनी दूर में आग लग रही है तो देखो इसकी आग उसमें क्षेपी होती है, आग को ताप को क्या करती है, फैलाती है। तो मान लो इसी आग का ताप यहाँ आएगा तो यहाँ क्रिया हुई, वही क्रिया इसमें होगी और इसमें भी वेपर्स निकलेंगे, वह वेपर्स इससे ताप लेंगे और जलने लग जाएगा। इसी हिसाब से क्या होगा, लगातार क्या होती जाएगी, आग जलती जाएगी और इसी को कहते हैं फायर पॉइंट। तो कहने का मतलब है फ्लैश पॉइंट में आग लगती है और फायर पॉइंट द्वारा आग लगातार इसका दहन होता है। ये ध्यान रखने की बात है। इसी में देखो एक बिंदु अपना रह गया, जैसे एक होता है सवतोदहन बिंदु, सवतोदहन बिंदु जिसको बोलते हैं, और जिसमें अपने आप क्या होता है, आग पकड़ लेती है। देखो जैसे क्या होता है, ताप की वह मात्रा जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण पदार्थ में क्या होती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है।
गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और वो भी इतनी मात्रा में होती है कि उसमें अपने आप आग लग जाती है। क्या होती है? अपने आप आग लग जाती है। और उसी बिंदु को क्या कहते हैं? सवतोदहन बिंदु कहते हैं। मतलब सवतोदहन मतलब अपने आप जलना, बिना किसी बाहरी लोक के। क्या होता है? देखो, पदार्थ का ऐसा तापमान जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, पदार्थ को दिया जाने वाला इतना तापमान कि ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण पदार्थ में गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी के कारण उसमें क्या होता है? अपने आप आग लग जाती है। तापमान की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण पदार्थ में गर्मी उत्पन्न हो, और उसी गर्मी के कारण बिना किसी बाहरी लोक के उसमें आग लग जाती है, तो वह कहलाता है सवतोदहन बिंदु। देखो, होता क्या है, इस गर्मी की वजह से उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एक्टिवेशन एनर्जी। इस बिंदु पे क्या होता है? इतने ताप पे एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा, जिसमें क्या होती है? उस सक्रियण ऊर्जा की वजह से इस पदार्थ में क्या लगती है? आग लगती है, बिना किसी बाहरी लोक के, तो वो होता है सवतोदहन बिंदु। अब इसी के साथ अपना ये केमिस्ट्री ऑफ फायर का जो थोड़ा बहुत रहा हुआ था वो पूरा हो गया। आगे के लिए दूसरा चैप्टर अपन लेके आएंगे, वो होगा अपना फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक और नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए आप जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये 5 पार्ट हो गए केमिस्ट्री ऑफ फायर के, इनका अध्ययन कीजिए, आराम से समझिए, वीडियो को देखिए, और एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखिए।